हे गाइज, मैं कमलेश कुमार आपको फिजिक्स के बेहतरीन सर्वश्रेष्ठ एवं सटीक नोट्स के साथ पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सिलेबस की फर्स्ट इकाई है स्तर वैद्युतिकी। फर्स्ट इकाई का नाम क्या है? स्तर वैद्युतिकी। स्तर वैद्युतिकी ये आपकी फर्स्ट इकाई है, स्तर वैद्युतिकी। तो स्तर वैद्युतिकी होती क्या है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। ये भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें स्तर आवेश, कैसा आवेश? स्तर आवेश का अध्ययन किया जाता है। स्तर आवेश का अध्ययन किया जाता है। स्तर आवेश का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्तर आवेश का अध्ययन किया जाता है, स्तर वैद्युतिकी कहलाती है। इसके अंतर्गत आपके सिलेबस के 2 चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। दूसरा चैप्टर विभवांतर एवं संधारित्र। स्तर वैद्युतिकी में आपके सिलेबस के 2 चैप्टर आते हैं, आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, जो कि आपके सिलेबस का पहला ही चैप्टर है। दूसरा चैप्टर विभवांतर एवं संधारित्र, जो कि आपके सिलेबस का दूसरा चैप्टर है। तो जब तक हम स्तर वैद्युतिकी पढ़ेंगे तब तक हमारा आवेश स्तर रहेगा। कैसा रहेगा? स्तर अर्थात कांस्टेंट रहेगा, रुका हुआ रहेगा। हमारा आवेश कैसा रहेगा? कांस्टेंट। स्तर अर्थात रुका हुआ आवेश रहेगा, रुका हुआ आवेश रहेगा स्तर वैद्युतिकी में। तो दोस्तों, आपका पहला चैप्टर है आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे। तो आवेश की बात करें तो आवेश की खोज कब हुई थी, कैसे हुई थी, इसकी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आवेश की खोज, दोस्तों आवेश की बात करें तो आज से लगभग 600 ईसा पूर्व में ग्रीस देश का एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था थेल्स। ग्रीस देश का एक वैज्ञानिक जिसका नाम क्या था? थेल्स। थेल्स ने क्या किया? कांच की छड़, रेशम का कपड़ा, कांच की छड़ और ये रेशम का कपड़ा, इनको परस्पर रगड़ा। तो रगड़ने के पश्चात इन्होंने देखा कि इन दोनों के मध्य चिंगारियाँ उत्पन्न हो रही हैं। तो इन्होंने पाया कि पदार्थ घर्षण प्रक्रिया के बाद अर्थात रगड़ने के पश्चात सामान्य से अलग व्यवहार कर रहा है। तो जो अलग व्यवहार कर रहा है, इस विशेष गुण को ही उन्होंने आवेश नाम दिया। क्या नाम दिया? आवेश नाम दिया। इस प्रकार आवेश की खोज हुई। तो इसी के साथ उन्होंने अन्य कई वस्तुओं में भी बताया था, जैसे अन्य कई पदार्थों में आवेश को पाया। जैसे हम कंघी को हमारे सूखे बालों में रगड़ते हैं, तो कंघी पे ऋणावेश व सूखे बालों पे धनावेश आ जाता है। इसी प्रकार यदि प्लास्टिक को ऊन से रगड़ें तो प्लास्टिक पे ऋणावेश व ऊन पे धनावेश आ जाता है। इसी प्रकार यदि रबर या फिर अंबर या फिर एबोनाइट छड़, इनको यदि हम फर से रगड़ें, फर अर्थात बिल्ली की खाल से रगड़ें, तो रबर, अंबर, इन पे ऋणावेश आ जाता है और बिल्ली की खाल पे धनावेश आ जाता है। आवेश पढ़ने से पहले हम दोस्तों द्रव्यमान की बात करते हैं। हमारे पास द्रव्यमान है तो हम पृथ्वी पर खास चीज़ का अनुभव करते हैं, वो है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। द्रव्यमान के कारण
हम क्या कर रहे हैं, द्रव्यमान है, द्रव्यमान के कारण हम किस खास चीज़ का अनुभव कर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव कर रहे हैं। तो द्रव्यमान होने पर द्रव्यमान के कारण हम पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का अनुभव करते हैं। दो बातों का अनुभव करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। ठीक उसी प्रकार आवेश के होने पर हम विद्युत व चुंबकीय दोनों क्षेत्रों का अनुभव करते हैं। तो आवेश की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकेंगे, आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जिससे यह विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है तथा इन दोनों प्रभावों को अनुभव भी करता है। मान लो कहीं पर पहले से विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है तो उनके प्रभावों को अनुभव करने के लिए आवेश का होना जरूरी है। द्रव्यमान होने के कारण ही हम पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल व गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का अनुभव कर पाते हैं। जैसे मान लो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र भी निश्चित है, जैसे हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर जैसे चंद्रमा पे जाएं, जैसे मान लो हम पृथ्वी और चंद्रमा की बात करें, ये हमारी पृथ्वी है तो इसका गुरुत्वाकर्षण एक निश्चित सीमा तक लगता है, इसका गुरुत्वाकर्षण बल। इस ऊपर जैसे गुरुत्वाकर्षण को पार करके हम चंद्रमा पे जाते हैं, ये चंद्रमा है, ये हमारी पृथ्वी है। तो पृथ्वी से चंद्रमा पर जाते हैं तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से 1/6 गुना कम है। यानी पृथ्वी पर जिस व्यक्ति का भार 60 kg है उसका चंद्रमा पर 10 kg होगा, उसका चंद्रमा पर 10 kg होगा। तो ठीक उसी प्रकार आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जिससे यह विद्युत एवं चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा इन प्रभावों को अनुभव भी करता है। आवेश क्या करता है, आवेश विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है, वह इनके प्रभावों को अनुभव करता है। तो दोस्तों ये नोट्स के रूप में आवेश की परिभाषा यहाँ से आप लिख सकते हो। आगे बात करते हैं आवेश की संकल्पना। आवेश की संकल्पना तो की संकल्पना को हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लो सोडियम जिसका परमाणु क्रमांक 11 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 11 है, 2 8 1। और प्रोटॉन की संख्या भी 11 है। अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा या फिर 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा। तो आसान 1 इलेक्ट्रॉन को हटाना ही रहेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन हटाने पर इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बचती है 10 और प्रोटॉन रहते हैं उतने ही, 11 ही रहते हैं। यहाँ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इनमें कौन ज़्यादा है, प्रोटॉन ज़्यादा है। कितने से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है। इसलिए सोडियम पर +1 चार्ज आ जाता है, सोडियम पर +1 चार्ज आ जाता है।
ठीक उसी प्रकार यदि हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन की संख्या है 17, 2, 8, 7। तो इस प्रोटॉन की संख्या भी कितनी है? 17। तो इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए या तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा या फिर इसको 7 इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ेंगे। तो आसान रहेगा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद या एक इलेक्ट्रॉन लेने के पश्चात इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है 18, यानी 2, 8, 8 हो जाती है, अष्टक पूर्ण हो जाता है। और प्रोटॉन की संख्या 17 ही रहती है, क्योंकि लिया तो इसने इलेक्ट्रॉन था ना, इसलिए इलेक्ट्रॉन बड़ा है, प्रोटॉन की संख्या उतनी ही है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है किससे? प्रोटॉन से। कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, तो क्लोरीन पे आ जाता है -1। तो दोस्तों, चाहे वस्तु पर धनावेश आए या फिर ऋणावेश आए, दोनों के लिए उत्तरदायी कौन है? दोनों के लिए उत्तरदायी इलेक्ट्रॉन है। दोनों में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन के कारण ही वृद्धि या कमी हुई है वस्तु में। तो इन उदाहरणों से दोस्तों क्या समझे आप? वस्तु पर धनावेश आए या फिर ऋणावेश आए, दोनों के लिए उत्तरदायी कौन है? ऋणावेश, धनावेश, दोनों के लिए उत्तरदायी कौन है? दोनों के लिए उत्तरदायी इलेक्ट्रॉन है। कौन है? इलेक्ट्रॉन है। यानी इलेक्ट्रॉन की वृद्धि से क्या आ गया? ऋणावेश, और इलेक्ट्रॉन की कमी से क्या आ गया? धनावेश। जैसे सोडियम में इलेक्ट्रॉन की कमी हुई थी तो उस पर प्लस चार्ज आ गया था, और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई थी तो उसमें क्या आ गया था? माइनस चार्ज आ गया था। अर्थात किसी वस्तु पर धनावेश का आना ये दर्शाता है कि उस वस्तु पर क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन की कमी अर्थात हानि हुई है। अतः हम कह सकते हैं आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के कारण ही वस्तु पर ऋण आवेश आता है, इलेक्ट्रॉन के कारण ही धनावेश आता है। इलेक्ट्रॉन की अगर वृद्धि होती है तो ऋणावेश आ जाता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वस्तु पर तो धनावेश आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि आवेश की संकल्पना किसके आधार पर दी जाती है? इलेक्ट्रॉन के आधार पर। तो आवेश की संकल्पना अब हम इस प्रकार दे सकते हैं, यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो उस पर ऋणावेश, तथा इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उस पर धनावेश आ जाता है। तो ये आपके नोट्स के रूप में आप इनको बना सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ नोट का पॉइंट है, नोट लिखना है कि क्या कारण है आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही दी जाती है, जबकि प्रोटॉन के आधार पर नहीं दी जाती। क्या कारण है आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर नहीं दी जाती? नोट में आपको लिखना है। फर्स्ट पॉइंट है एम का मतलब यहाँ द्रव्यमान है, पी का मतलब प्रोटॉन। इसी प्रकार यहाँ एम का मतलब द्रव्यमान, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ प्रोटॉन का द्रव्यमान, यहाँ इलेक्ट्रॉन का था। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1837 गुना 1837 गुना होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से। यानी कि हम कह सकते हैं प्रोटॉन बहुत भारी होता है, प्रोटॉन बहुत भारी होता है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में। इसलिए प्रोटॉन भारी होने के कारण नाभिक से बाहर नहीं निकल पाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही आवेश की संकल्पना दी जाती। दूसरा पॉइंट है प्रोटॉन के मध्य दुनिया का सबसे खतरनाक बल पाया जाता है, जिसका नाम है प्रबल नाभिकीय बल। इस बल से बंधे होते हैं प्रोटॉन परस्पर, जिसके कारण ये नाभिक से बाहर नहीं निकल पाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही
आवेश की संकल्पना दी जाती है। तो नोट में ये 2 फैक्ट थे। पहला, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना होता है, यानी प्रोटॉन ज़्यादा भारी होता है किससे? इलेक्ट्रॉन से। कितना? 1837 गुना ज़्यादा भारी। तो प्रोटॉन ज़्यादा भारी होने के कारण, बहुत भारी होने के कारण क्या नहीं करता? नाभिक से बाहर नहीं निकल पाता और इसके आधार पर आवेश की संकल्पना नहीं दी जाती। सेकंड फैक्ट है, प्रोटॉन के मध्य प्रबल नाभिकीय बल पाया जाता है। प्रबल नाभिकीय बल, ये दुनिया का सबसे खतरनाक बल है। तो इस खतरनाक बल से प्रोटॉन आपस में बंधे होते हैं, जिससे ये नाभिक से बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसलिए आवेश की संकल्पना किसके आधार पर दी जाती है? इलेक्ट्रॉन के आधार पर। तो ये आप नोट्स के रूप में लिख सकते हैं। पहला पॉइंट नोट का ये है, दूसरा पॉइंट नोट का ये है, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है? 1837 गुना। दूसरा फैक्ट है, प्रोटॉन के मध्य प्रबल नाभिकीय आकर्षण बल पाया जाता है। प्रबल नाभिकीय आकर्षण बल पाए जाने के कारण ये नाभिक से बाहर नहीं निकल पाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही आवेश की संकल्पना दी जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं, आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार। तो आवेश हम सभी जानते हैं 2 प्रकार का होता है। पहला, धनावेश। धनावेश जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी। दूसरा होता है ऋणावेश। ऋणावेश जिस पे होता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? वृद्धि। ये आवेश के प्रकार हैं। आवेश 2 प्रकार का होता है। पहला, धनावेश जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी वहाँ पर क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की कमी। दूसरा, ऋणावेश। ऋणावेश उस चार्ज कैसा होता है? माइनस का, और वहाँ पर क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। अब आगे बढ़ते हैं, आवेश की प्रकृति। आवेश की प्रकृति। आवेश की प्रकृति। तो आवेश की प्रकृति भी 2 प्रकार की होती है। पहली है सजातीय। सजातीय। सजातीय आवेश। दूसरा है विजातीय। विजातीय आवेश। दूसरा क्या है? विजातीय आवेश। तो सजातीय आवेश जैसे प्लस प्लस, या फिर कह सकते हैं माइनस माइनस, यानी एक ही जाति के आवेश हो, जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस, जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस। तो सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि विजातीय आवेश होते हैं जैसे 1 माइनस 1 प्लस, 1 प्लस 1 माइनस, ऐसे ये विजातीय आवेश हो जाता है। तो विजातीय आवेश क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इनमें रिपल्शन होता है, इनमें अट्रैक्शन होता है। तो सजातीय आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, विजातीय आवेश आकर्षित करते हैं। अगर इसको उदाहरण से समझना चाहें तो इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लो एक छड़ है जिस पर धनावेश है। जिस पे क्या है? धनावेश है। इसके पास एक अन्य छड़ लेकर आते हैं, उस पर भी क्या है? धनावेश। तो जो ही इसके नज़दीक लेकर आएंगे तो ये प्लस इसको इधर की तरफ धकेलेगा और ये वाला प्लस इसको इधर की तरफ धकेलेगा। तो सजातीय आवेश हैं यहाँ पर प्लस और प्लस। तो
ये वाले आवेश तो इधर की तरफ धकेल रहे हैं और ये वाले आवेश इसको इधर की तरफ धकेल रहे हैं। तो ये छड़ घूम कर किधर हो जाती है, ऐसे हो जाती है, इसका रोटेशन इस दिशा में हो जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सहजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक उसी प्रकार विजातीय आवेश की बात करें तो ऐसी एक छड़ लेते हैं जिस पे इस बार हम क्या ले रहे हैं, ऋण आवेश ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, ऋण आवेश, और इसके पास लेकर आ रहे हैं धन आवेशित दूसरी किसी वस्तु या छड़ को लेकर आ रहे हैं। तो अब होता क्या है, इस प्लस व इस माइनस में खिंचाव उत्पन्न होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है। इस माइनस व इस प्लस में खिंचाव उत्पन्न होता है, यानी ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। तो ये छड़ घूम कर क्या हो जाती है, ये इस तरह रोटेशन करती है, इस तरह घूमती है ये।